नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम इस क्लास में INSTC के बारे में जानेंगे, जो अभी चर्चा में है। ये क्या है INSTC? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। क्या कहेंगे? उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसी को इंग्लिश में है INSTC। क्या है इंपॉर्टेंट इसका? अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के पूर्वी हिस्से के लिए 8 नवंबर 2025 का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मॉस्को के उत्तरी भाग से शुरू होकर एक मालगाड़ी मध्य एशिया से होते हुए ईरान पहुंची। इस मालगाड़ी में 62 कंटेनर थे और हर कंटेनर की लंबाई 40 फुट थी। तेहरान के एप्रन ड्राई बंदरगाह तक इस 900 किलोमीटर की यात्रा में मालगाड़ी को कुल 12 दिन लगे, जिसे कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान को पार करते हुए वह ईरान के इचेह बोरुन में दाखिल हुई थी। इस मालगाड़ी ने कुल 12 दिन की यात्रा करके ईरान मध्य एशिया को पार करके ईरान पहुंची थी। भारत का नया व्यापारिक मार्ग INSTC अब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक बन गया। INSTC किसके किसके बीच है? तो ये है रूस, भारत और ईरान द्वारा व्यापार के लिए एक मुख्य गलियारा है। ये इन्हीं तीनों देशों के सहयोग से ये गलियारा बन रहा है। तो इसके पूर्वी हिस्से का संचालन शुरू हो गया है, जो अभी रूस से शुरू होकर ईरान तक मालगाड़ी आई। कितने दिनों में? 12 दिनों में। यह मध्य भारत को भारत को मध्य एशिया के खनिज और व्यापार के अवसरों से जोड़ रहा है। जो ये गलियारा है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मार्च 2025 से भारत मध्य एशिया तक माल भेजने के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है। इसके लिए गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से माल भेजा जाता है, जो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह होते हुए मध्य एशिया तक पहुंच जाता है। नई दिल्ली के लिए INSTC का पूर्वी गलियारा न सिर्फ स्वेज नहर का एक विकल्प बनकर उभरा है, बल्कि 2030 तक $2 ट्रिलियन तक निर्यात करने करने संबंधी लक्ष्य को पाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी बन गया है। भारत जो व्यापार स्वेज नहर के माध्यम से कर रहा था, अब उसको स्वेज नहर से ना करके ये इस INSTC के पूर्वी गलियारे से व्यापार करेगा। मध्य एशिया तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। मतलब हमको कम दूरी तय करनी पड़ेगी रूस तक पहुंचने के लिए। रूस तक पहुंचने के लिए हम स्वेज नहर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए, काला सागर होते हुए तब अपने जहाज़ों को पहुंचाते थे। लेकिन हम क्या करेंगे? हम ईरान के बंदरगाह से होते हुए कुछ स्थल मार्ग, फिर ऊपर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से होते हुए हम रूस अपना माल पहुंचा सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ दुर्लभ खनिजों पर बीजिंग के निर्यात प्रतिबंधों को देखते हुए पूर्वी गलियारा भारत को मध्य एशिया के बाजारों की निर्यात क्षमता का उपयोग करने और मध्य एशियाई देशों में उपलब्ध इन खनिजों के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का अवसर भी दे रहा है। हम इस गलियारे का उपयोग करके अफगानिस्तान में भी पहुंच सकते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान से विवाद रहता है, हम पाकिस्तान के रास्ते जा नहीं सकते। ये मध्य गलियारा हमको अफगानिस्तान में भी पहुंच आसान बना देगी। 900 किलोमीटर का सफर 12 दिन में तय किया। अब क्या है? INSTC का पूर्वी गलियारा साल 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है, जो भारत को यूरेशिया से जोड़ता है। इसके लिए स्वेज नहर जाने की जरूरत नहीं रह जाती। इससे रूस, ईरान, भारत शामिल है। एग्जाम में सीधा आ सकता है कि INSTC जो गलियारा है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है मुख्य रूप से? तो आप बताएंगे भारत, रूस और ईरान। परस्पर विरोधी हितों और बुनियादी ढांचे की चुनौती के कारण इस गलियारे का निर्माण कार्य धीमा रहा, जिस कारण यहाँ से कार्गो कम जा रहे हैं। मगर इसकी 928 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, जिसे पूर्वी मार्ग या कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान KTI मार्ग के रूप में जाना जाता है। KTI मार्ग में अगर पूछा जाए कौन कौन से देश आते हैं, तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान इस गलियारे होकर व्यापार बढ़ाने को तैयार हैं। KTI बनाने के लिए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच 2007 में एक त्रिपक्षीय समझौता
हुआ था। अब केटीआई भी आईएनएसटीसी का ही मतलब एक मुख्य हिस्सा है। जिसके बाद 2009 में इस रेल लाइन को बनाने का काम शुरू हुआ। इसकी कुल लागत लगभग 1.4 अरब डॉलर रही, जिससे 37 करोड़ डॉलर का योगदान इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने किया। 2014 में चालू हुआ, जो मध्य एशियाई देशों, ईरानी बंदरगाहों और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बनाता है। मॉस्को एप्टन रेलवे लाइन ने केटीआई की कनेक्टिविटी को बेहतर बना दिया है। आईएनएसटीसी जो है आईएनएसटीसी जो है इसके मुख्य 3 भाग हैं। तो इसका एक पश्चिमी गलियारा है, और एक मध्य गलियारा है, और एक पूर्वी गलियारा है। तो भारत अभी जो संचालन शुरू हुआ, वो पूर्वी गलियारे का संचालन शुरू हुआ है। आईएनएसटीसी का पश्चिमी गलियारा, जो 5100 किलोमीटर लंबा और रूस फिनलैंड सीमा से लेकर बंदर अब्बास बंदरगाह तक के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को जुड़ता है। जो इसका पश्चिमी गलियारा है, वो लगभग कितना किलोमीटर लंबा है? 5100 किलोमीटर लंबा है। वाकई में छोटा परिवहन मार्ग है, पर ईरान पर प्रतिबंधों, जैसे अभी अमेरिका ने क्या किया है, ईरान के चाबहार बंदरगाह, जो भारत विकसित कर रहा था, ईरान का चाबहार बंदरगाह, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी देश इस बंदरगाह से व्यापार नहीं करेगा। भू राजनीतिक मसलों के कारण इसका निर्माण कार्य धीमा हो गया, जिससे जुड़ी महत्वपूर्ण रस्त अस्तारा रेलवे लाइन, जो अब तक अधूरी है, पूर्वी गलियारे को आधिकारिक तौर पर 2022 में शुरू किया गया था। अब पहली ट्रेन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार करते हुए रूस और ईरान के बीच सीधा संपर्क बनाने में सफल रही। 2023-24 में इस गलियारे से होकर ईरान को करीब 18 लाख से 20 लाख टन माल पहुंचाया गया, जो 2022 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी। 2023 में रूस, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ने इस गलियारे पर परिचालन के लिए एक नया संयुक्त उद्यम बनाया, जो माल के प्रकार और रास्तों के आधार पर सीमा शुल्क में 20 से 40% तक छूट दे रहा है। यह मार्ग जार के शासनकाल के समय ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग से भी जुड़ता है, जिससे उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान तक पहुंचा जा सकता है। अब भारत के लिए इस पूर्वी गलियारे का महत्व क्या है, देखते हैं। मार्च 2025 में भारत ने आईएनएसटीसी के पूर्वी मार्ग से होकर गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से कजाकिस्तान तक माल की एक खेप भेजी। यह खेप सबसे पहले बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंची। ये बंदर अब्बास बंदरगाह, याद रखिएगा, ईरान में है। जिसके बाद उसको मध्य एशिया तक पहुंचाया गया। इस खेप ने भारत का मध्य एशिया के साथ संपर्क और व्यापार बढ़ा दिया, जबकि मध्य एशिया की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। मध्य एशिया जो है वो स्थल रुद्ध, जितने भी देश हैं मध्य एशिया के, वो सब स्थल रुद्ध हैं, उनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। यह चारों तरफ से जमीन से घिरा है। भारत के मध्य एशिया के साथ पहले से ही कई समझौते हैं, जिसमें 2018 में नई दिल्ली का आसगाबाद समझौते का सदस्य बनना काफी महत्वपूर्ण है। इस समझौते का उद्देश्य फारस की खाड़ी, मध्य एशिया के बीच एक परिवहन गलियारा बनाना है। इसका एक मकसद टीआरआई कार्नेट का उपयोग करने वाली व्यवस्था, माल के अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क कन्वेंशन को लागू करना भी है, जिसमें एक दस्तावेज के साथ कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से माल लाने की इजाजत मिल जाती है। मतलब एक दस्तावेज लगाओ, और इस गलियारे का इम्पोर्टेंट ये भी है कि हर देश को आपको अलग अलग दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, एक ही दस्तावेज से आप रूस तक व्यापार कर सकते हैं, मध्य एशिया होते हुए। आगे देखते हैं, मध्य एशिया देशों में क्षेत्रीय संपर्क परियोजना का नेतृत्व करने के भारत के प्रयासों का समर्थन किया। वह नई दिल्ली के साथ बेहतर संपर्क और व्यापार को लगातार बढ़ावा दे रहा है। दोनों क्षेत्र व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों से जुड़े हुए हैं। 2019 के बाद से भारत और मध्य एशिया के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत मुख्य रूप से सीधे संपर्क को लेकर ही होती रही है। 2023 में एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया गया, ताकि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संपर्क बढ़ाया जा सके। मध्य एशिया ने भी इस बंदरगाह को आईएनएसटीसी में शामिल करने का समर्थन किया। नई दिल्ली ने 2004 में चाबहार बंदरगाह की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ईरान के साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जिससे बंदरगाह पर बड़े निवेश के रास्ते खुल गए। 2026 में जब चाबहार और जाहेदान को जोड़ने वाली रेल लाइन की शुरुआत होगी, तब भारत और मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय संपर्क व्यापार को और गति मिलेगी। चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार अब लगभग $1 अरब तक पहुंच गया है, जिससे हिंद महासागर
और यूरेशिया में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को कम करने में मदद मिल रही है। अंदरूनी आर्थिक बदलावों और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण मध्य एशिया का सामरिक महत्व बढ़ गया। यही कारण है कि यूरोपीय संघ, ईयू, ईयू, तुर्की, भारत और अमेरिका इस क्षेत्र के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मध्य एशिया में रेयर अर्थ खनिजों के विशाल भंडार से वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी गई है, क्योंकि मध्य एशिया में रेयर अर्थ, जैसे अफगानिस्तान ने अभी अफगानिस्तान के मंत्री भारत में आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत को ऑफर दिया है कि आप अपनी कंपनियों को अफगानिस्तान में भेजिए और रेयर अर्थ को निकालिए वहां से, क्योंकि अफगानिस्तान के पास रेयर अर्थ मटेरियल बहुत है। उसने भारत की कंपनियों को वहां पे बुलाया है कि भारत की कंपनियां आएं और हमारे देश से रेयर अर्थ जितना चाहें उतना निकालें। यह रेयर अर्थ महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं, जिस कारण यह प्रतिस्पर्धी बढ़ गई है। मध्य एशिया में रेयर अर्थ के खरबों डॉलर के भंडार हैं और ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की रणनीतिक क्षमताएं मौजूद हैं। अकेले कजाकिस्तान में करीब 5,000 भंडार हैं, जिसकी कीमत $46 ट्रिलियन मानी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में नई दिल्ली को आईएनएसटीसी के पूर्वी मार्ग के साथ नजदीक से जुड़ जाना चाहिए, ताकि उसके लिए मजबूत, विश्वसनीय और विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बन सके, परिवहन संपर्क भी टिकाऊ रहे। यह मार्ग एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि भारत 2025 में मध्य एशिया देशों के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, जो रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ा है, ताकि इनकी आपूर्ति में चीन का दबदबा कम हो सके, क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ मटेरियल बहुत है और अमेरिका भी इसके साथ रेयर अर्थ का व्यापार करता है। तो चीन का दबदबा कम करने के लिए भारत को मध्य एशिया के व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। यह पूर्वी मार्ग नई दिल्ली के व्यापार में विविधता ला सकता है, खनिज आपूर्ति को सुरक्षित बना सकता है और आईएनएसटीसी में चाबहार को एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनाने में यूरेशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। भारत के लिए यह आईएनएसटीसी जो का पूर्वी गलियारा है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए भारत को इसको और भी चाबहार बंदरगाह से व्यापार करने में व्यापार ईरान से होते हुए मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए पूरा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। हर एग्जाम के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।